Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with chapter 6, that is price elasticity of demand. In the previous lecture we have already finished chapter 5, that is theory of demand. So if you guys have still not watched last chapter's video, go ahead, the link for the same will be there in the description box. And now let's begin with chapter 6, that is price elasticity of demand. To begin with, let's first understand the concept of elasticity of demand. Elasticity of demand का क्या मतलब होता है? किस एक्सटेंट तक या किस हद तक आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर अपन इसको बिल्कुल नॉर्मल टर्म्स में समझे तो इलास्टिक का क्या मतलब होता है? कोई भी इलास्टिक, फॉर एग्जांपल रबर बैंड, तो कितना आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, इसका मतलब कि कितना आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब कि किस एक्सटेंट तक आपकी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो सकती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, किस एक्सटेंट तक किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो चेंज हो सकती है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स। किस में चेंज आने की वजह से? इन एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स में चेंज आने की वजह से किस एक्सटेंट तक उस कमोडिटी की डिमांड चेंज हो सकती है। द एक्सटेंट टू विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विथ चेंज टू द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। जिस एक्सटेंट तक अपनी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, या तो खुद की प्राइस चेंज होने की वजह से कमोडिटी की, या कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसका मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गुड्स की प्राइस चेंज होने की वजह से अपनी कमोडिटी की डिमांड किस एक्सटेंट तक चेंज हो सकती है। ओके, नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ थ्री टाइप्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको अपन मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसकी खुद की प्राइस में चेंज आने की वजह से। ओके, तो उसको अपन कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ डिमांड में जो चेंज आ रहा है because of change in its own price, उसको अपन कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसको अपन मेजर करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज आया है उसके रिस्पेक्ट में, उसको अपन कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, when change in quantity demanded is measured with respect to change in price of related good। जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड में जो चेंज आता है उसको अपन मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड की प्राइस में क्या चेंज है, रिलेटेड गुड में क्या चेंज आ रहा है, उसके हिसाब से अपनी कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, उस हिसाब से जो अपन मेजर करते हैं तो उसको अपन कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब रिलेटेड गुड की प्राइस, इसका मतलब सब्सटीट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में चेंज आने की वजह से अपनी गुड की डिमांड किस एक्सटेंट तक अफेक्ट होती है। ओके, उसको अपन कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड। किस तरह से अपन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं विद परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, इट इज मेजर्ड से फॉर कमोडिटी एक्स इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इसको अपन एज अ रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किन दो चीजों का बीच का रेशियो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं as a ratio of percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price। ओके, सो इन दो चीजों के बीच का रेशियो, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले अपन सिंप्लीफाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, तो उसको अपन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? चेंज इन डिमांड
divided by initial demand into 100। और यहां पे अपन इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होगा चेंज इन प्राइस, अपन सिंप्लीफाई कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस को, सो इट कैन बी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। ओके, अब अपन इसको और फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सबसे पहले जो अपन ने सिंप्लीफिकेशन करा था वो था ये इक्वेशन यहां पर मेंशन्ड है। ओके, तो अपन ने किस तरह, सबसे पहले जो अपन ने देखा था वो था चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को अपन कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। ओके, यहां पे चेंज इन डिमांड अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, जो अभी नई जो डिमांड है और जो पहले डिमांड थी उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, जिसका मतलब क्यू। सो Q1 ईयर इज न्यू डिमांड, क्यू ईयर इज इनिशियल डिमांड एंड क्यू ईयर इज इनिशियल डिमांड। सो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। और यहाँ पर सेकेंड में आ जाएगा, जब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? P1 माइनस P, इसका मतलब चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, ऑल ऑफ दिस विद अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, इसको अपन और कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ अपन 100 से 100 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। Q1 माइनस Q, Q1 minus Q divided by Q and P1 minus P divided by P. Q1 minus Q divided by Q, P1 minus P divided by P। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, और इसको अपन बोल सकते हैं चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस। इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना लास्ट सिंप्लीफिकेशन आएगा माइनस साइन के साथ, जो अपने पास हमेशा आगे रहेगी। क्यों? क्योंकि एक इनवर्स रिलेशन होता है जो अपन क्वांटिटी डिमांड करते हैं और जो प्राइस होती है। ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ती है तो जो अपनी क्वांटिटी अपन डिमांड करते हैं वो कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो माइनस इसीलिए हमेशा आगे रहता है। इसके साथ अपन इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। ये इसकी लास्ट इक्वेशन है जिससे अपन मेजर कर सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज चेंज मेथड। ओके, सो जितना भी अपन ने इक्वेशंस को क्लैरिफाई करा है, सिंप्लीफाई करा है, उससे अपने पास लास्ट इक्वेशन आती है माइनस साइन के साथ चेंज इन Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। Okay, so this is how we can calculate price elasticity of demand in percentage change method. Next, now let's see an example. Suppose the initial price for ice cream is rupees 4 per cup and the initial demand for ice cream is 1 cup only. Initial price इसका मतलब कि P अपने पास है rupees 4। ओके, और इनिशियल डिमांड जो है क्वांटिटी की, इसका मतलब Q अपने पास है 1 कप। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स, प्राइस ऑफ आइसक्रीम क्या हो रही है? गिर रही है टू ₹2 पर कप। इसका मतलब P1 है अपने पास ₹2 एंड Q, इसका मतलब क्वांटिटी 1 है, डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स। इस सिचुएशन में क्योंकि प्राइस कम हो रही है इसलिए डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो Q1 अपने पास है 4 कप्स। इस सिचुएशन में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी? चेंज इन प्राइस होगा P1 माइनस P, that would be equal to 2 minus 4. So 2 minus 4 would be equal to minus 2. Okay, अब इस सिचुएशन में अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q1 minus Q, so 4 minus 1 that will be equal to 3. अब इसी को अगर अपन इक्वेशन में डालते हैं तो जो इक्वेशन अपने पास है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, वो इक्वेशन अपने पास है माइनस change in Q divide by change in P into P by Q. Okay, so change in quantity
जो अपने पास आया था 3 और चेंज इन प्राइस जो अपने पास आया था -2 इंटू पी बाई क्यू। तो अपने पास पी क्या है 4 और क्यू अपने पास है 1। ठीक है, इस सिचुएशन को विच मीन्स इस सिचुएशन में 4 इंटू 3 -12 और -2 इंटू 1 -2 दैट वुड बी इक्वल टू 6। ओके, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 इंटू 3 -12 बाय -2 इसका आंसर अपने पास आएगा 6, जो कि 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 6 है, जो ग्रेटर देन यूनिटी है। यूनिटी का मतलब 1। ओके, सो यहाँ पे जो अपने पास इलास्टिसिटी है डिमांड की वो ग्रेटर देन यूनिटी है, इसका मतलब वो ग्रेटर देन 1 है। नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज slope of demand curve shows total change or absolute change in quantity demanded in relation to absolute change in own price of commodity। slope of demand curve हमेशा actual change दिखाता है। ठीक है, सो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, जब भी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने पास एक्चुअली कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड चेंज हो रही है और कितना प्राइस में चेंज आ रहा है, उसको जब अपन एब्सोल्यूट फिगर्स में कैलकुलेट करते हैं उसको अपन कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और सेकेंड सिचुएशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज परसेंटेज चेंज। तो स्लोप में आप हमेशा एब्सोल्यूट चेंज देखते हो और इलास्टिसिटी के अंदर अपन हमेशा परसेंटेज चेंज देखते हैं इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इन दोनों के बीच में अपन दोनों में सेम चीज का रेशियो देखते हैं, लेकिन एक में अपन एब्सोल्यूट चेंज देखते हैं और एक में अपन परसेंटेज चेंज देखते हैं। Now let us understand this through an example। अपन को कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी, एक है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी और दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी। दोनों अपन को कैलकुलेट करना है एट पॉइंट सी। ओके, अब यहाँ पर अपन दो चीजें मान के चल रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो गिर गई है और जो डिमांड है कमोडिटी की वो इंक्रीज हो गई है। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी जो पहले थी 30 वो अब हो गई है 25। ओके, सो प्राइस ऑफ कमोडिटी अपने पास P है पहले 30 और वो अब गिर के आ गई है 25 पे, इसका मतलब P1 है अपने पास 25। सो P है अपने पास 30 और P1 है अपने पास 25। अब क्वांटिटी अपन देखें तो जो पहले अपने पास क्वांटिटी जो अपन डिमांड कर रहे थे वो थी 20 और Q1, इसका मतलब जो क्वांटिटी अब इंक्रीज हो गई है, जो चेंज हो गई वो है अब 30। ओके, अब इस सिचुएशन में अपन स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन P बाय चेंज इन Q। P1 को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं P1 माइनस P और Q1 माइनस Q। ओके, P1 माइनस P इसका मतलब 25 माइनस 30 जो हो जाएगा इक्वल -5 के और Q1 माइनस Q जो हो जाएगा इक्वल 10 के। सो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास स्लोप आ जाएगा कमोडिटी का -1/2। अब अपन को कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी। कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी? सबसे पहला इसका जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो था माइनस चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। ओके, अब जो स्लोप अपन ने पढ़ा है वो क्या है? चेंज इन P बाय चेंज इन Q। लेकिन जो अपन डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी कर्व की जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P। ओके, इसको अपन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसको अपन लिख सकते हैं -1 बाय स्लोप इंटू P बाय Q। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि -1 बाय स्लोप का मतलब अपन यहाँ पे स्लोप डालेंगे, स्लोप क्या है? चेंज इन P बाय चेंज इन Q। सो जब अपन उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा जब उल्टा होगा तो अल्टीमेटली वो जाके हो जाएगा चेंज इन Q बाय चेंज इन P। फॉर एग्जाम्पल -1 बाय स्लोप की जगह पे अगर अपन लिखें ठीक है, -1 बाय स्लोप इसका मतलब चेंज इन P बाय चेंज इन Q। तो इसको अपन और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? -1/1 इंटू चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P बाय Q। तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो चीज जाके वही हो रही है जो वो पहले थी। तो इसको अपन ने बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया, लिखने का तरीका अपन ने कर दिया है
माइनस 1 बाय स्लोप इंटू पी बाय क्यू। अब माइनस 1 बाय स्लोप, इसका मतलब माइनस साइन के साथ 1 बाय माइनस 1 बाय 2। ओके, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय 1 इंटू 2 बाय माइनस 1, and it would be further equal to minus 2 by minus 1 इंटू पी बाई क्यू है, क्या है अपने पास, p है अपने पास 30 और q है अपने पास 20, सो 30 बाय 20। ओके, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 60 और माइनस 20, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो ये हो जाएगा अपने पास आंसर यहाँ पे, and minus 3 into minus would be equal to plus 3। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपने यहाँ पे पॉइंट सी की जो अपने पास है वो क्या है, प्लस 3। इसको अगर अपन यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो भी अपने पास सेम आंसर आएगा जो कि है प्लस 3। सो इसका मतलब कि स्लोप ऑफ डिमांड का अपने पास यहाँ पे आया है माइनस 1 बाय 2, इट इज अ माइनस साइन ओवर हियर, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट पॉइंट सी अपने पास आया है प्लस 3। ओके, नाउ डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ अलग अलग सिचुएशंस कौन कौन सी होती है। सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो डिमांड है वो इजीली चेंज हो सकती है। इट शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो डिमांड है वो कितनी इलास्टिक है, इंफिनिटी। इसका मतलब डिमांड बहुत इजीली चेंज हो सकती है। अगर आपने प्राइस में थोड़ा सा भी अगर आपको चेंज लेकर आए तो एकदम से आपकी कमोडिटी की डिमांड जीरो हो सकती है। इसका मतलब डिमांड इजीली चेंज हो सकती है। सो इफ द प्राइस इंक्रीजेस स्लाइटली डिमांड फॉल्स टू जीरो। ये सिचुएशन कब की होती है, दिस हैपेंस जनरली इन परफेक्ट कंपटीशन। ओके, इसका मतलब कि जो आप गुड बेच रहे हो, जो आप कमोडिटी बेच रहे हो, बहुत ज्यादा कॉमन है, वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, उसको बेचने के लिए बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है। तो जब तक आप उस गुड को मार्केट प्राइस पे सेल कर रहे हो तब तक आपका वो गुड इन्फिनिटी नंबर तक बिक सकता है। ठीक है, सो उसकी डिमांड इनफाइनाइट रहेगी, एंडलेस डिमांड रहेगी आपके गुड की। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दी उसकी प्राइस तो उस सिचुएशन में डिमांड एकदम से जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब कि जब तक आप मार्केट प्राइस पे किसी गुड को बेच रहे हो तब तक उस गुड की डिमांड इन्फिनिटी रहेगी। आप एंडलेस गुड सेल कर सकते हो, आप एंडलेस यूनिट सेल कर सकते हो उस एग्जिस्टिंग प्राइस पे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज करी तो आपके गुड की डिमांड एकदम से जीरो हो जाए, क्योंकि आपका जो है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप सामान सेल कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेलर्स है जो सेम कमोडिटी को सेल कर रहे हैं और वो अभी भी मार्केट प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उन सेलर्स की तरफ। सो इफ द प्राइस इंक्रीजेस स्लाइटली देन डिमांड फॉल्स टू जीरो। वी नो दैट स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जीरो। अपन को पता है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, स्लोप को कैलकुलेट अपन कैसे करते हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और एक और सिंपल तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का, वो होता है राइज अपॉन रन। ओके, सो यहाँ पे जो अपने पास है ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस की, यहाँ पे कुछ भी राइज नहीं है। 4 पे वो था, अभी तक वो 4 पे, वो 4 पे ही रहेगा। तो कुछ भी राइज नहीं है, इसका मतलब राइज यहाँ पे जीरो है। कुछ भी चेंज नहीं है y एक्सिस में, राइज जीरो है। और रन इस 4 प्राइस पे, ₹4 पे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स उसके कमोडिटी की सेल कर सकता है। तो यहाँ पे रन कितना है, इन्फिनिटी, क्योंकि ₹4 पे वो अपने गुड को इनफाइनाइटली सेल कर सकता है। सो जीरो बाय इन्फिनिटी क्या होता है, इट इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हमेशा जीरो। वी नो दैट elasticity of demand is equals to 1 by slope of demand curve into p by q। ये फॉर्मूला अपन ने कब पढ़ा है, पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी बाय क्यू। ठीक है, सो 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना होगा, यहाँ पे अपने पास 1 बाय चेंज इन पी बाय चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, इसको अगर अपन अपोजिट करेंगे, इसका मतलब 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व अपने पास है 0 into p by q। Now 1 by 0 is equal to infinity।
ओके 1/0 इक्वल होता है इन्फिनिटी के, सो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी इंटू पी बाई क्यू। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी। इसलिए यहाँ पे जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, हमेशा इन्फिनिटी। ओके, सेकेंड डिस्टिंक्ट सिचुएशन है इज ऑफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ऐसा डिमांड कर्व जो बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है कमोडिटी की वो बिल्कुल सेम रहेगी। ओके, सो प्राइस में कुछ भी चेंज आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट मींस इट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसकी डिमांड बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं है। इट शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज इक्वल्स टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बिल्कुल जीरो है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। ये वो सिचुएशन है जहां पे चेंज इन प्राइस की वजह से जो डिमांड अपन कर रहे हैं, क्वांटिटी जो डिमांडेड है कमोडिटी की, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। वी नो दैट स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, इन्फिनिटी। अपन को पता है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी होता है। कैसे होता है? स्लोप अपन कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और यहाँ पे अपन राइज अपॉन रन। ठीक है, इन दो तरह से अपन स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइज कितना है, इस क्वांटिटी पे प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए लेकिन क्वांटिटी जो अपन डिमांड कर रहे हैं वो सेम है, इसका मतलब जो राइज है वो कितना है, इन्फिनिटी है। और जो रन है इसका मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब रन यहाँ पे क्या है, जीरो है। सो इन्फिनिटी बाय जीरो, इन्फिनिटी का मतलब कोई भी नंबर अपन ले सकते हैं, वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज अनडिफाइंड। सो वी कैन से कि जो स्लोप होता है वो यहाँ का क्या होता है, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड और स्लोप इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं कि जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन होता है वो इन्फिनिटी होता है। सो इसीलिए स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी बाय क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे कितना है अपने पास, इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इंटू पी बाय क्यू, और 1 बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज ऑल्सो जीरो। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यहाँ पे जीरो है। डिमांड आप किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। थर्ड सिचुएशन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक जो अपन ने पढ़े थे वो थे डिस्टिंक्शंस, और अब अपन पढ़ने वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ कर्व इन विच ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कर्व होता है जिसमें सारे रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर डिमांड कर्व शोज टोटल एक्सपेंडिचर। हर एक रेक्टेंगुलर एरिया आपको दिखाता है टोटल एक्सपेंडिचर। Okay, in this situation, total expenditure of commodity remains constant no matter the price increases or decreases. इस situation में क्या होता है, total expenditure हमेशा constant रहता है, भले ही किसी commodity की price increase हो रही है या decrease हो रही है। कैसे होता है ऐसा, जब total expenditure सेम है इसका मतलब कि जब प्राइस कम होती है तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड करते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व हमेशा क्या रहेगी, इक्वल टू 1। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमेशा सेम रहेगा, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया सेम है। तो यहाँ पे जब प्राइस P है तो अपन जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो है OB, और जब प्राइस गिर रही है P से P1 पर तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो चेंज हो रही है OB से OE पर, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। ओके, सो यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, एक पॉइंट T के ऊपर और एक पॉइंट J के ऊपर। तो जो एरिया OPTB का है, इसका जो एरिया है वो सेम होगा किससे, OP1JE के एरिया से, इस एरिया से। ओके, दोनों का एरिया सेम रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। अब यहाँ पे अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं,
percentage change in quantity demanded upon percentage change in प्राइस। तो यहाँ पे क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है और एरिया सेम है तो यहाँ पे 1/1 दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो हर एक पॉइंट पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम है, तो हर एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी इक्वल टू 1। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी, कि कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर वो एक नेसेसरी आइटम है जैसे सॉल्ट हो गया या केरोसिन हो गया या पेन्स हो गया या नोटबुक्स हो गई, तो उस सिचुएशन में डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक। थोड़ा बहुत प्राइस में चेंज आने की वजह से भी उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर जो आइटम है वो लग्जरी है, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर्स हो गए या कार्स हो गई, तो उन सब चीजों की डिमांड कैसी रहती है, इलास्टिक, जिसको अपन चेंज कर सकते हैं और कोई भी प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड के ऊपर असर आएगा। सेकेंड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि क्या उस गुड के कोई भी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं तो उसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी, और अगर नहीं है तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी। अब क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में अपने गुड की डिमांड इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर अपन देखें सिगरेट्स और लिकर्स को, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाएगी। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड कमोडिटी की चेंज नहीं होगी। फिर आता है मल्टीपल यूजेस। गुड्स के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, तो अगर कोई गुड है जिसके मल्टीपल यूजेस अवेलेबल है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, अगर आज मिल्क की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले अपन मिल्क को यूज कर रहे हैं नॉर्मल दूध पीने के लिए भी, दही जमाने के लिए भी, आइसक्रीम्स खाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए और भी बहुत सारे कामों में। लेकिन अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो अपन उसको बस मेजर पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, जो मेन काम है जिसके बिना अपन ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो बहुत जरूरी चीज है उसके लिए अपन यूज करेंगे। और जितने भी एडिशनल यूजेस जिसमें अपन उसको पहले डाल रहे थे उसमें अपन उसको डालना बंद कर देंगे। तो वो गुड्स जिनके मल्टीपल यूजेस अवेलेबल हैं उन सिचुएशंस में डिमांड इलास्टिक रहती है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज, क्या आप उस गुड के कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के आपको लग रहा है कि आज जो गोल्ड का रेट है वो बहुत ज्यादा है और विद इन फ्यू डेज या विद इन फ्यू मंथ्स गोल्ड का रेट आपको लगता है कि कम होने वाला है, और जिस ओकेजन के लिए आप गोल्ड परचेस करने वाले हो वो अभी नेक्स्ट ईयर है, तो उस सिचुएशन में क्या अपन उसके यूज को पोस्टपोन कर सकते हैं। आज नहीं, आज से महीने भर बाद भी अपन गोल्ड खरीद सकते हैं। तो अगर जो गुड है उसका यूज अगर पोस्टपोन हो सकता है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक। और अगर गुड का जो यूज है वो पोस्टपोन नहीं हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और आपको कोई इमरजेंसी में आपको कोई दवाई चाहिए, आपको पता है कि आज से 1 महीने बाद उसकी प्राइसेस कम हो जाएगी जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, लेकिन आपको वो दवा अभी चाहिए, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो क्या है, इन इलास्टिक है। उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए उसकी डिमांड सेम रहेगी। फिर इनकम लेवल ऑफ बायर्स, अगर जो बायर्स है वो हाई लेवल ऑफ इनकम को बिलोंग करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि थोड़े बहुत प्राइस में चेंज आने की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सिचुएशन में उनकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ भी प्राइस में चेंज आता है क्योंकि वो हाई लेवल ऑफ इनकम को बिलोंग करते हैं तो उनको थोड़े बहुत प्राइस में चेंज आने की वजह से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और उनकी डिमांड इन इलास्टिक रहेगी थ्रू आउट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो कंज्यूमर्स है वो लो लेवल ऑफ इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उस सिचुएशन में उनकी डिमांड इलास्टिक रहेगी। थोड़ा बहुत भी प्राइस में चेंज आने की वजह से जो कमोडिटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। नाउ हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर जो है वो हैबिचुअल है या एडिक्टेड है किसी गुड को यूज करने के लिए, तो अगर वो हैबिचुअल और एडिक्टेड है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक रहेगी। इसका मतलब कि अगर उसकी प्राइस में चेंज भी आता है तो भी डिमांड कमोडिटी की सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं सिगरेट्स, तो अगर इंसान एडिक्टेड है और उसके बिना अगर वो फंक्शन नहीं कर सकता है तो अगर सिगरेट की प्राइस अगर 20 से 40 रुपए भी हो जाएगी तो भी उस टाइम में उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी। कंज्यूमर तब भी वो गुड परचेस करेगा। और अगर कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है और वो एडिक्टेड नहीं है और वो अगर अपने यूज को अगर वो चेंज कर सकता है तो उस सिचुएशन में उसकी गुड की डिमांड इलास्टिक रहेगी। इसका मतलब कि अपने गुड की डिमांड चेंज कर पाएगा। नाउ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, अगर जो कंज्यूमर है
अगर वो एक मेजर प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा है अपने इनकम का, ठीक है, अगर वो एक मेजर प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो उसकी डिमांड है वो क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम का एक मेजर हिस्सा वो स्पेंड कर रहा है उस चीज के ऊपर। तो अगर कुछ भी प्राइस में इंक्रीज आता है तो उस सिचुएशन में उसकी डिमांड वो कम कर देगा। लेकिन अगर वो एक बहुत माइनर हिस्सा स्पेंड कर रहा है अपने डिमांड का या अपनी इनकम का किसी गुड के ऊपर, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लेट्स टेक सुई और धागा, ठीक है, तो इंसान कोई बहुत मेजर अपनी इनकम इस चीज के ऊपर स्पेंड नहीं करता है, या अपन कह सकते हैं न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर्स के ऊपर इंसान बहुत माइनर हिस्सा अपनी इनकम का देता है, तो इस सिचुएशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि जो डिमांड है वो इन इलास्टिक रहेगी। इन इलास्टिक का मतलब कि अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज भी हो जाता है तो वो अपनी डिमांड को चेंज नहीं करेगा। नाउ proportion of income spent on commodities, next one is price level। अगर जो इनकम है वो हाई प्राइस लेवल को, सॉरी नॉट इनकम बट द गुड, अगर जो गुड है वो हाई प्राइस लेवल को बिलोंग करता है तो उस सिचुएशन में जो डिमांड है वो क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी। कंज्यूमर अपनी डिमांड को उस गुड के लिए चेंज कर सकता है। और अगर वो एक लो इनकम ग्रुप को अगर बिलोंग करता है गुड, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक रहेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा है तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर की डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल कि कोई गुड है जो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए हैबिचुअल है, लेकिन अब बहुत लंबे समय से उसकी जो प्राइस है वो क्या चल रही है, बहुत ज्यादा हाई चल रही है। तो उस सिचुएशन में ओवर द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर अपनी हैबिचुअल, अपनी जो चीजें जिनसे वो हैबिचुअल है उन सब चीजों को वो चेंज कर सकता है, अपनी हैबिट्स को कंज्यूमर चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में हमेशा किसी भी गुड की डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक रहती है, और हमेशा शॉर्ट पीरियड में किसी भी गुड की डिमांड इन इलास्टिक रहती है, क्योंकि उस टाइम पे कंज्यूमर हैबिचुअल है उस गुड को यूज करने के लिए। लेकिन लॉन्ग पीरियड इतना लॉन्ग होता है कि कंज्यूमर अपनी हैबिट्स को भी चेंज कर सकता है। ओके, सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सबसे पहला था नेचर ऑफ कमोडिटी, कि क्या वो एक नेसेसरी आइटम है, कि क्या वो एक लग्जरी आइटम है। सेकेंड, कि क्या सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड, क्या जिस गुड की अपन बात कर रहे हैं उसके मल्टीपल यूजेस अवेलेबल है। फोर्थ, क्या उस गुड के यूज को अपन पोस्टपोन कर सकते हैं। फिफ्थ, इनकम लेवल ऑफ बायर्स क्या है। सिक्स्थ, हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स क्या है, कंज्यूमर क्या उस गुड्स के लिए हैबिचुअल है। सेवेंथ हो जाएगा प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कमोडिटी, क्या कंज्यूमर अपनी इनकम का मेजर प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा है उस कमोडिटी के ऊपर कि माइनर प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा है। फिर आ जाएगा प्राइस लेवल, के वो जो गुड है वो हाई प्राइस लेवल को बिलोंग करता है या लो प्राइस लेवल को। और लास्ट आ जाएगा टाइम पीरियड, कि जिस टाइम पीरियड में अपन बात कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है या वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड है। ओके, Okay, so with this we come to the end of chapter 6, that is price elasticity of demand, and I hope that this is now clear to you, as this chapter was bit on a trickier side. So if you guys still have any doubt, then please drop it down in the comment section, and if you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. In the next lecture we are going to begin with chapter 6, that is production function and returns to factor. Okay, then see you in the next lecture. Thank you.